नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में। गाइज, हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। गाइज, ये एमसीक्यूज आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें। बिकॉज ये नोटेड जानकारी जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो कई दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप इसकी हेल्प ले पाते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली। हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी यूनिकॉर्न कंपनियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है थर्ड, यानी कि तीसरा स्थान मिला है भारत को। किसमें? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट, एक सूची जारी की गई है और इसमें नंबर ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग भारत को तीसरा स्थान दिया गया है, यानी कि थर्ड स्थान दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप दिमाग में रख लें। और ये जो लिस्टिंग जारी हुई है वो किसके टर्म में हुई है? यूनिकॉर्न कंपनीज के टर्म में हुई है, राइट। तो यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। मैं आपको बताऊं कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से नवंबर के बीच भारत में 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनियों को घोषित किया गया है या 33 स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न कैटेगरी में रखा गया है, राइट। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़कर अब 54 हो गई है। कितनी हो गई है? टोटल 54 हो गई है। तो अभी तक जो टोटल यूनिकॉर्न कंपनियां रखी गई हैं वो कितनी है? 54। तो इसको भी दिमाग में रखें। इसमें अगर कोई और अपडेट आता है तो आप जरूर उसको याद करें, क्वेश्चन इसके टर्म में भी पूछा जा सकता है। देखिए, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म जो बार बार आ रहा है यूनिकॉर्न, शायद आप लोगों से बहुतों को नहीं मालूम होगा, तो यूनिकॉर्न को भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, यूनिकॉर्न एक इकोनॉमिकल टर्म है और यूनिकॉर्न उन कंपनियों के लिए यूज किया जाता है जिन मतलब कि ऐसी कंपनियां जो एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुई हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट आया है वो वेंचर इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक तरीके से वो स्टार्टअप कंपनी आगे बढ़ी है और आज की डेट में अगर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 अरब से ज्यादा हुई है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी की कैटेगरी में रखा जाता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप जरूर याद रख लें। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि टोटल 54 कंपनीज इस समय हो चुकी हैं भारत में। तो एक तरीके से आपको ये लिस्ट भी निकाल लेनी चाहिए, डिटेल में चले जाना चाहिए और कंपनीज का नाम आपको याद कर लेना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देके कि कौन सी कंपनी नवरत्न कैटेगरी में आ रही है, कौन सी कंपनी नवरत्न कैटेगरी में नहीं आ रही, कौन सी कंपनी महारत्न कैटेगरी में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एटलीस्ट जो अच्छी कंपनियां हैं या बड़ी जो कंपनियां हैं और खास तौर पे जब आप कंपनियों का नाम याद करें तो वो कंपनियां किस सेक्टर से रिलेट करती हैं वो भी आपको याद कर लेना चाहिए, राइट। क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Pakistan has successfully tested the updated version of Babur cruise missile Babur 1B. What is its firepower? हाल ही में पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल के नए संस्करण बाबर 1B का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 900 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 900 किलोमीटर जी। तो मारक क्षमता आप जब भी चाहे इंडिया के टर्म में हो, चाहे इंडिया के पड़ोसी देशों के टर्म में हो या किसी बड़ी कंट्री के टर्म में हो, जब भी कोई मिसाइल की टेस्टिंग होती है या कोई नया डिफेंस डेवलपमेंट होता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो उसकी मारक क्षमता या उसकी कैपेबिलिटी के टर्म में आप जरूर अपडेटेड रहें। क्वेश्चन कई बार कैपेबिलिटी के टर्म में बनते रहते हैं, राइट। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बाबर 1B का सफल परीक्षण किया है। और अगर हम बाबर क्रूज मिसाइल के पुराने वर्जन की बात करें, पुराने मॉडल की बात करें, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ने इस साल के फरवरी में इसके पुराने संस्करण का सफल परीक्षण किया था, प्रक्षेपण किया था और इसकी जो मारक क्षमता थी उस समय 450 किलोमीटर्स थी। कितनी थी? 450 किलोमीटर्स थी। लेकिन बाबर 1B की जो मारक क्षमता अब रखी गई है वो 900 किलोमीटर रखी गई है, मतलब कि इसकी क्षमता दुगनी हो गई है।
राइट। तो क्षमता के टर्म में आप जरूर अच्छे से याद कर लें, इसकी क्षमता कितनी है, 900 किलोमीटर है। पिछले वर्जन से ये दुगनी हो गई है। और यह जो मिसाइल है वह जमीन पर और समुद्र में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेज सकती है, यानी उसको टारगेट कर सकती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लें, मारक क्षमता याद कर लें और कंट्री का नाम आप जरूर याद रखें। वैसे नाम देखकर आप गेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो अच्छे से दिमाग में नाम रखें कंट्री का, राइट। क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian men's hockey team defeated which country to win bronze medal in Asian Champions Trophy 2021? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जापान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है पाकिस्तान जी। तो पाकिस्तान को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ये ट्रॉफी जीती है, जिसका नाम है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, राइट। 2021 की ये ट्रॉफी है और भारत ने इसको जीता है, लेकिन जीत के बाद उसको मिला है कांस्य पदक, राइट। देखिए ये जो ट्रॉफी है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, या ये जो इवेंट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। आपको एक तरीके से इसके डिटेल में ज़रूर जाना चाहिए, इसकी हिस्ट्री में जाना चाहिए कि किस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता रहा है और किस तरीके से इसमें खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का दबदबा रहा है, राइट। तो आपको एक तरीके से स्टैटिक नॉलेज के बारे में डिटेल में रख लेनी चाहिए, लेकिन मोटी बात आपको याद कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान को हराकर इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, राइट। लेकिन साथ में मैं आपको और बता दूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पहले भी 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुका है। अगर हम ईयर की बात करें तो 2011, 2016 और 2018 में भारत को स्वर्ण पदक मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैं ईयर लिख दे रहा हूँ, 2011, 2016, 2018, राइट। यहाँ पे भारत को गोल्ड मिल चुका है, राइट। और अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो भारत को 2012 में ये मेडल मिला है, यानी कि सिल्वर मेडल मिला है। कब? 2012 में। तो ईयर का नाम याद रख लें और उसमें कौन सा मेडल मिला है ये भी याद कर लें। और यहाँ पे इस साल क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। तो एक तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि भारत को तीनों पदक, इस चैंपियंस ट्रॉफी में तीनों पदक मिल चुके हैं, कांस्य पदक, रजत पदक एंड गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। तो तीनों पदक जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, राइट। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following player has recently won the national billiards टाइटल? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ध्रुव सीतवाला, पंकज आडवाणी, अशोक शांडिल्य या गीत सेठी। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है पंकज आडवाणी जी। काफ़ी जाना माना नाम है बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स की फील्ड में। मैं आपको बताऊं कि ध्रुव सीतवाला को 5-2 से, मतलब कि इस बार इन्होंने जो खिताब जीता है वह ध्रुव सीतवाला को 5-2 से हराया है। किसने? पंकज आडवाणी ने, राइट। और ध्रुव सीतवाला को 5-2 से हराने के बाद पंकज आडवाणी ने 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भी और सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर के विभिन्न कैटेगरियों में, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने 23 विश्व चैंपियन भी जीता है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में पंकज आडवाणी को अलग से पढ़ सकते हैं। इनके क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, क्या क्या अवार्ड्स रहे हैं, और ध्रुव सीतवाला को हराकर इन्होंने ये खिताब इस बार हासिल किया है। तो इनका भी नाम साथ में जरूर याद रखें। क्वेश्चन एक बार मतलब कि जिसको हराया जाता है उसके टर्म में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो नाम अच्छे से याद रखें। बाकी जो नाम है वो भी बिलियर्ड्स से रिलेट करते हैं, इनको भी आप अगर चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO has recently successfully test fired a missile named प्रलय. Which type of missile is it? DRDO ने हाल ही में प्रलय नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, राइट।
तो यहाँ पे किस कैटेगरी की ये मिसाइल है वो आप जरूर याद रखें। सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्वेश्चन इस वर्डिंग में भी कई बार बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। तो आप जब भी इस तरीके से मिसाइल के टर्म में पढ़ें या डेवलपमेंट के टर्म में पढ़ें तो उसके फॉर्मेट, उसके वर्जन, उसकी मारक क्षमता या उसके स्पेशल फीचर्स को जरूर फोकस किया करिए, राइट। तो प्रलय नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, राइट। मैं आपको बताऊं, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल यानी कि प्रलय का सफल परीक्षण उड़ीसा तट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। देखिए यहाँ पे मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, इसको भी आप दिमाग में जरूर याद रखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका सफल परीक्षण किया गया है। कई बार आइलैंड से भी सवाल बनता रहा है, मतलब कि कोई भी मिसाइल टेस्ट की गई है तो किस जगह से की गई है या किस आइलैंड से की गई है, राइट। और साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ये जो नाम दिया गया है इसका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, यानी कि व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज करके रख दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो एक तरीके से ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ऑनर है और ये आपको स्टैटिक नॉलेज के रूप में जरूर दिमाग में रख लेना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यानी जो मैंने बोला कि व्हीलर आइलैंड को ही चेंज कर दिया गया है, यानी इसका नाम बदल दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप एक तरीके से इसको दिमाग में रख लें। व्हीलर आइलैंड, इसी को चेंज कर दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। तो ये अच्छे से याद कर लें कि किस आइलैंड का नाम चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि प्रलय जो है वो सतह से सतह मार करने वाली एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट। और स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वह 150 से 500 किलोमीटर है। कितना है? 150 से 500 किलोमीटर है, राइट। तो ये मारक क्षमता भी दिमाग में जरूर रखें। और इसकी जो पेलोड क्षमता है, यानी कि ये कितना पेलोड कैरी कर सकती है, तो पेलोड के टर्म में ये 500 से 1000 किलोग्राम पेलोड ले सकता है। कितना है? 500 से 1000 किलोग्राम, राइट, इसका पेलोड है। तो ये भी याद कर लें, पेलोड के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following state government has decided to minimize the age limit of consuming alcohol from 25 to 21 years? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शराब पीने की आयु सीमा 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है हरियाणा जी। तो हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में शराब पीने की जो आयु सीमा है वो 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है, राइट। तो स्टेट का नाम अच्छे से याद कर लें और किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी शराब पीने के कॉन्टेक्स्ट में है, राइट। देखिए यहाँ पे हरियाणा सरकार ने अपने मतलब एक तरीके से अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब पीने की जो आयु है वो 25 साल से 21 साल कर दी है। लेकिन यह जो मतलब उम्र सीमा घटाई गई है, यानी 25 साल से जो 21 साल की गई है, वो सिर्फ शराब कंज्यूम करने के टर्म में ही नहीं है, बल्कि शराब को खरीदने या उसको बेचने के टर्म में भी है। मतलब कि शराब को खरीदने और बेचने के लिए भी जो उम्र सीमा रखी गई है वो 25 साल से 21 साल कर दी गई है, राइट। तो ये याद कर लें। साथ में मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने भी अल्कोहल को कंज्यूम करने के टर्म में एज को घटाया था और उसने भी एज को घटाकर 21 साल कर दिया था, राइट। तो इन दोनों स्टेट्स का नाम अच्छे से याद कर लें, दिमाग में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of reservation has been decided by the Karnataka state government on the recruitment of transgender in the state police department? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर की भर्ती पर कितने प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 1%, 2%, 5% या 10%। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 1%, यानी कि 1%, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस बल के मतलब पुलिस के जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनकी वैकेंसी जब भी निकलेगी, अभी हाल में निकली भी है, तो उनमें सभी रैंकों में 1%
का रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी कि जुलाई 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन चुका है ऑलरेडी, राइट। तो अच्छे से याद कर लें स्टेट का नाम, और रिजर्वेशन कितना दिया गया है ये भी अच्छे से दिमाग में रख लें, कितना है 1%, राइट। तो अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो जानकारी आपके लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है। डेली करंट अफेयर्स यानी कि आपके एग्जाम्स में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, चाहे वो नेशनल इवेंट हो चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट हो, उन टॉपिक्स से रिलेटेड इवेंट की डीप एनालिसिस की जाती है। और ये जो एनालिसिस होती है वह पॉइंट वाइज की जाती है ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं, ताकि आप इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके एग्जाम में इसका एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।